नमस्कार दोस्तों, सेंटर ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट के एक और नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिक्स्ड टीथ ऑल्टरनेटिव्स के बारे में। अक्सर किसी कारण की वजह से लोगों को अपने दांतों को निकलवाना पड़ जाता है, लेकिन वो उसको समय से वापस रिप्लेस नहीं करते और कुछ समय के बाद वो हमारे पास जब क्लिनिक में किसी कारण से आते हैं, आमतौर पे उनके आने की वजह ये होती है कि डॉक्टर साहब खाना नहीं खाया जा रहा और अब मजबूरी के कारण उनको वो दांत लगवाने पड़ेंगे। तो वो तब आते हैं और हमसे दांतों के संबंधित चर्चा शुरू करते हैं। अब सीधी सी बात यह है कि जब आप क्लिनिक पर आएंगे तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब डॉक्टर साहब के पास आ गए हैं और डॉक्टर साहब कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और उनके मुंह में फिक्स दांत वापस दे देंगे। तो जब आप पेशेंट से पूछते हैं कि भाई आपको क्या हमसे एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज डेंटल में क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि पेशेंट के केस के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं। पर फिर भी क्योंकि हर ट्रीटमेंट का खर्चा अलग होता है तो हम पेशेंट से पेशेंट के बजट के हिसाब से ये पूछते हैं कि आपका क्या हमसे एक्सपेक्टेशन है, या हम आपको अगर ए और बी और सी ऑप्शन दें तो उसमें से आप क्या क्या चीज़ें प्रेफर कर सकते हैं। तो लोगों का अधिकतर ये कहना होता है कि मुझे फिक्स दांत चाहिए। तो थोड़ा सा आज उस बारे में बात कर लेते हैं कि फिक्स दांत का मतलब एक्चुअली है क्या और उसमें हम क्या क्या ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक्रिलिक एक गुलाबी रंग का मटेरियल होता है जिससे अक्सर लोग आपने डेंचर में लगा हुआ देखा होगा, उसमें जो हड्डी होती है उसके आसपास उसको अडेप्ट कर देते हैं और उसमें दांत चिपका के वहाँ पर उसको क्योर करा देते हैं, उस जगह पे उसको फिक्स कर देते हैं। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है क्योंकि आपने जो अंडरलाइंग खाल है उसको लॉक कर दिया है और वो जो एक्रिलिक है उसके अंदर कोई ऐसे छेद नहीं है जिससे कि उस खाल को हवा मिल सके। तो वो खाल जो है कुछ समय बाद वहाँ पे सड़ जाएगी और कई जगहों पे तो बोन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो एक्रिलिक के तो जो दांत मुंह में चिपका दिए जाते हैं वो फिक्स दांत किसी भी कैटेगरी में नहीं कहे जा सकते। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, इसको आप बिल्कुल एनकरेज ना करें। और अगर कोई डॉक्टर ये कह रहा है कि मुंह में ऐसे दांत आपके लगा दूंगा, आमतौर पे काम झोला छाप डॉक्टर ज़्यादा करते हैं, बट फिर भी अगर कोई ऐसा कहता है कि भाई मैं ऐसे आपके मुंह में दांत चिपका दूंगा तो उसको मना कर दीजिए कि इस प्रकार का कार्य जो है वो आपको मना किया गया है। आपने कहीं देखा है, सुना है कि ऐसा ट्रीटमेंट सही नहीं होता। ठीक है, तो अब फिक्स दांतों के दो ऑप्शन क्या रह गए। एक रह जाता है क्राउन एंड ब्रिज, जिसमें कि क्या होता है कि जो अगल बगल वाले जो दांत होते हैं उनका सहारा लेके दांत बनाए जाते हैं, जिसको मैं आज कवर नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा ऑप्शन होता है डेंटल इम्प्लांट्स। ठीक है, डेंटल इम्प्लांट्स क्या होता है, एक प्रकार का मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं टाइटेनियम। आपने अक्सर सुना होगा, लोग अपना कूल्हा बदलवाते हैं, लोग अपनी घुटने का रिप्लेसमेंट कराते हैं, तो उसमें टाइटेनियम का प्रयोग होता है। और 1966 में इस तकनीक का आविष्कार हुआ था जब ये पाया गया कि टाइटेनियम जो है उसको बोन एक्सेप्ट कर लेती है, अपना ही दोस्त मान लेती है और जाके उससे जुड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने अलग अलग प्रकार के टाइटेनियम के स्क्रू बनाने शुरू करे, जिससे कि उसको हड्डी में एक मशीन की सहायता से ड्रिल कर दिया जाता है और फिर कुछ समय का वेट किया जाता है घाव भरने का, जिसमें कि हड्डी जो है धीरे धीरे करके टाइटेनियम के साथ मित्रता कर लेती है, जुड़ जाती है। और जब हड्डी और इम्प्लांट, ठीक है, एक होता है प्लांट, एक होता है इम्प्लांट। इम्प्लांट का मतलब जैसे प्लांट में पौधा रोपते हैं, ऐसी इम्प्लांट में हम जो रूट फॉर्म का एक इम्प्लांट होता है, जो स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम हड्डी में रोपते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हड्डी जो है वो उस इम्प्लांट के साथ जुड़ जाएगी। जब हड्डी और इम्प्लांट जुड़ जाते हैं तब उसके बाद उसके ऊपर
मसूड़ों की संरचना की जाती है। मसूड़े का संरचना का मतलब ये है कि जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो बनाए जाते हैं और अंत में उसके ऊपर क्राउन जो है स्क्रू की सहायता से या सीमेंट की सहायता से चिपका दिया जाता है और आपका फिक्स दांत तैयार हो जाता है। तो पेशेंट को लगता है ये जादू है, मैजिक है, ये कैसे होता है? तो ये पूरी साइंटिफिक प्रोसीजर है और हर पेशेंट के लिए नहीं है। आपको अगर ये सोचते हैं कि हर पेशेंट के अंदर टाइटेनियम इम्प्लांट किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए भी पात्रता चाहिए होती है, आपको क्वालिफाई करना होता है कि मैं जो है इस इम्प्लांट की टेक्नोलॉजी के लायक हूँ या नहीं। और इसके लिए डॉक्टर्स पहली बात तो आपका एक्सरे से चेकअप करते हैं और उसके बाद कुछ खून की जांचें कराते हैं, जैसे कि विटामिन डी चेक करना होता है, कैल्शियम चेक करना होता है, आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी चेकअप्स करने पड़ते हैं और जब आप उन चेकअप्स को क्वालिफाई कर जाते हैं तभी वहाँ पे इम्प्लांट का प्रोसीजर प्लान किया जाता है। अब क्या एक ही इम्प्लांट सब जगहों के लिए माना जा सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अलग अलग पेशेंट्स के अंदर अलग अलग कंडीशंस होती हैं। जैसे किसी पेशेंट के अंदर तो बोन बहुत अच्छी है, पेशेंट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर तो इम्प्लांट में कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन जैसे मान लीजिए पेशेंट की हड्डी जो है वो गल चुकी है, अब आप बहुत समय के बाद आप इम्प्लांट कराने के लिए आए हैं और आपका एक्सरे हुआ तो आपने देखा कि हड्डी की जो ऊंचाई है वो बहुत कम हो गई है, तो उसके लिए आपको छोटा इम्प्लांट लेना पड़ेगा, मोटा इम्प्लांट लेना पड़ेगा। दांतों के अंदर माइग्रेशन है या नहीं है, मसूड़ों की बीमारी है या नहीं है, तो ये बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिनकी वजह से इम्प्लांट की डिज़ाइन और इम्प्लांट की रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती है। ठीक है, अब ये भी देखना पड़ता है कि समय के साथ जो है एडवांसमेंट्स बहुत हुई हैं। हर चीज़ में एडवांसमेंट हो रही है, मेडिकल लाइन में भी एडवांसमेंट हो रही है, इम्प्लांट्स के अंदर भी इम्प्लांट एडवांसमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि हिट एंड ट्रायल कर करके ही तो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब क्या हो गया है कि कैंसरलेस इम्प्लांट्स जो कन्वेंशनल जो इम्प्लांट्स होते हैं वो जो जॉ की हड्डी से सहारा लेते हैं वो अलग होते हैं, और एडवांसमेंट्स करने की वजह से बेजल इम्प्लांट्स करके एक नई कैटेगरी भी डेवलप हो गई है जो कि कॉर्टिकल बोन से एंगेजमेंट लेती है, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। दोनों के अंदर जो दांत का काम करने का तरीका है वो अलग अलग होता है, क्योंकि कॉर्टिकल इम्प्लांट्स के अंदर आपको दांत जल्दी दे दिए जाते हैं, जबकि कन्वेंशनल इम्प्लांट्स के अंदर आम तौर पे जो है थोड़ा 3 महीने से लेके 6 महीने तक का वेट आपको करना पड़ेगा, जब तक कि बोन आपकी इम्प्लांट के साथ जुड़ नहीं जाती। क्या सभी इम्प्लांट के केसेस सक्सेसफुल होते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस के अंदर इम्प्लांट सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट ने इम्प्लांट के साथ जीभ लगा ली, बार बार एक्सपेरिमेंटेशन कर लिया, या किसी वजह से वो हिला हिला के चेक कर रहे हैं कि भाई इम्प्लांट हिला या नहीं हिला, तो कई बार पेशेंट कंप्लायंस की वजह से भी इम्प्लांट फेल हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और कारण भी हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी किसी कारण की वजह से बोन और टाइटेनियम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जुड़ाव नहीं बैठा, तो उस कंडीशन में भी इम्प्लांट फेल हो जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या करना होता है? उस स्थिति में वो वाला इम्प्लांट वहाँ से निकाल दिया जाता है, फिर हड्डी भरने का वेट किया जाता है और फिर दोबारा वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे इम्प्लांट दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। बहुत सारी अलग अलग कंपनीज आती हैं इम्प्लांट को करने के, इम्प्लांट्स को सेल करने के लिए। बहुत सारी कंपनीज इजराइल से हैं, कोई यूएस से है, कुछ कंपनीज इंडिया में भी धीरे धीरे बन रही हैं। तो उन सब के जो सरफेस होते हैं ना वो अलग अलग वो डेवलप करते हैं, ताकि जो बोन और इम्प्लांट के बीच का जो बॉन्ड बनना है, जिसको हम ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं, वो जल्दी से जल्दी बन जाए। तो अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग डिज़ाइन आते हैं, उनकी कॉस्टिंग अलग अलग होती है। तो डॉक्टर जिस बात पे कंफर्टेबल रहते हैं, जिस कंपनी से वो कंफर्टेबल रहते हैं, उसी का इम्प्लांट वो पेशेंट के अंदर लगाना पसंद करते हैं, ताकि कभी कोई दिक्कत हो जाए तो फिर उस कंपनी से उनको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सपोर्ट मिल सके। ठीक है, बाकी फुल माउथ रिकंस्ट्रक्शन के लिए इम्प्लांट्स भी अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर पेशेंट के मुंह में कोई भी दांत नहीं होता, तो वहाँ पर भी जो है फुल माउथ इम्प्लांट्स
किए जा सकते हैं। तो एक बेसिक आइडिया आज मैंने आपको इम्प्लांट्स के बारे में दे दिया। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब अवश्य दूंगा। तब तक मिलेंगे एक नए वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। वर्षा ऋतु आ रही है, पूरा एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।